नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्पेशल एपिसोड केडी से टॉक्स में। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शिक्षक से करवाने जा रहा हूँ, जो ग्रामीण परिवेश में पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग के क्षेत्र तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद में उनका मन हुआ कि क्यों ना मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में एक प्रकाश लेकर आऊँ। प्रकाश से मेरा मतलब है कि मैं ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाऊँ, जहाँ पर बच्चे अध्ययन करके मैं कहूँ ना कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी अपने जीवन को सफल बना चुके हैं। जी हाँ, मेरे साथ उपस्थित हैं इंजीनियर केपी यादव सर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज मैं इन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं केपी सर का इंट्रोडक्शन थोड़ा आपके सामने विस्तार से रख देता हूँ कि केपी सर बानसूर के तहसील हरसोरा के पास में एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। वहां पर इन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये इंजीनियरिंग की को पढ़ाई करने बाहर चले गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने अलवर में अपने सन 2016 में केपी कैंपस की शुरुआत की। जानेंगे इनसे इन्हीं के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब। सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि आपकी जीवन की शुरुआती दौर में आप बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ से आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने पढ़ाई की, आपकी प्रारंभिक शिक्षा। नमस्कार साथियों, पहले तो मैं केडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस प्रकार का इंटरव्यू रखा। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले जो कि बिल्कुल रूरल से गांव से आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा गांव मल्लुआस है और पोस्ट हरसोरा, तहसील बानसूर और जिला पहले अलवर था, आजकल कोटपूतली बहरोड हो गया है। बचपन में मैंने पहली से चौथी क्लास तक एक माजरा हीर एक गांव है हमारे बगल में, वहां पे पढ़ाई की। और 5वीं से 8वीं तक मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। 9th क्लास में मैं हरसोरा के सरकारी स्कूल में पढ़ा था। 10th से 12th तक मैंने बाल भारती और न्यू हायर सेकेंडरी भगत सिंह पढ़ाई की थी। तो दोस्तों, पहले गरीबी काफी थी परिवार में। पापा हमारे जो है वो ट्रैक्टर रखा करते थे, उससे पहले ऊंट गाड़ी रखा करते थे। हमने वो समय भी देखा है जब साइकिल भी नहीं थी घर में, पैदल चल के आया करते थे। और आज भी हमारे गांव से बस पकड़ने के लिए हरसोरा तक पैदल ही आना पड़ता है। तो आप कहाँ पैदा हुए हैं, किन स्थितियों में पैदा हुए हैं, ये महत्व नहीं रखता। और अगर आप कठिन परिस्थितियों में पल रहे हैं तो इसका मतलब भगवान ये जानते हैं कि आप इन कठिन परिस्थितियों से निकलना भी जानते हैं, तभी तो उन्होंने आपको वहां जन्म दिया है। तो बस ऐसे ही फिर हम इंजीनियरिंग करने चले गए। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कुकस रिको इंडस्ट्रियल एरिया से हमने इंजीनियरिंग की। और उसके बाद ऐसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो लगा कि कुछ है टैलेंट जिससे हम पढ़ा सकते हैं, बच्चों के बीच में अपनी बात को रख सकते हैं। तो फिर पढ़ाना शुरू किया। कुछ दिन जयपुर में पढ़ाया, फिर अलवर में कुछ कोचिंग्स में हमने पढ़ाया और 2016 में फाइनली हमने अपना केपी कैंपस का नींव रखा। और 10 साल इसको कंप्लीट होने वाले हैं। सैकड़ों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी यहाँ से सफल हो चुके हैं और हजारों पढ़ के जा चुके हैं। और ये कारवां इसी प्रकार से चल रहा है। बिल्कुल। सर, आपने बात की कि 2016 में आपने खुद के संस्थान की शुरुआत की, उससे पहले आपने बहुत अन्य कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया। मैं केपी कैंपस की बात करता हूँ कि ये अन्य कोचिंग संस्थानों से भिन्न कैसे है, या फिर मैं कहूँ कि कुछ अलग ऐसा क्या है कोई केपी कैंपस में कि आप अलवर अगर क्षेत्र में भी आप बैठे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केपी कैंपस में सबसे अधिकतम छात्रों की संख्या है। तो वो भिन्न कुछ नहीं है, विद्यार्थी को जो चाहिए वो हम देते हैं। सबसे पहला यहाँ डिसिप्लिन सबसे बेस्ट है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के लाइफ में सफलता मिल ही नहीं सकती। ये पहली चीज है। यहाँ पे बच्चे मोबाइल फोन नहीं चलाते, कोई गुटखा नहीं खा सकता, कोई अभद्र भाषा में प्रयोग नहीं कर सकता, कोई बच्चियों के साथ गलत बातें नहीं कर सकता। इसके साथ साथ यहाँ कक्षाएं नियमित रूप से होती हैं, समय पर सिलेबस करवाया जाता है और कंटेंट जो है अपडेटेड मिलता है। ऐसा नहीं कि 15 साल पुराने क्वेश्चंस करा रहे हैं। और हमारी कोचिंग केवल एसएससी एंड रेलवे की है। हिंदी मीडियम के अलग बैच चलते हैं, इंग्लिश मीडियम के अलग चलते हैं। तो हम लोग कमिटमेंट जो करते हैं उस पर पूरा खरा उतरते हैं। और एवरी सैटरडे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलती है जो कहीं पर भी नहीं चलती, और उसका रिजल्ट भी आता है और उसके सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे डाले जाते हैं, जो कि सिलेक्शन का मूल आधार है। तो ये सारी जो खूबियां हैं ये केपी कैंपस को सबसे अलग करती हैं। और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी स्पिरिट, उनका जोश, उनका उत्साह इतना जबरदस्त है कि वो पढ़ाई नहीं मान रहे हैं, इस पढ़ाने को वो एक उत्सव की तरह इसे मनाते हैं। और केपी कैंपस के सभी विद्यार्थी अपने आप को परिवार का सदस्य समझते हैं। तो वो भी अनुशासन को मानने से मना नहीं करते। उनको लगता है जैसे अपना पिता हमें डांट रहा है, वो अधिकार उन्होंने हमें दिया है
और उस अधिकार का हम भरपूर प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे सफल होते हैं। एक तरह से हम कम शब्दों में कहें तो ये कोई प्रोफेशनल चीज नहीं, ये गुरु और शिष्य के बीच का एक प्रगाढ़ रिश्ता है जो हम डेवलप करते हैं, और उस रिश्ते को तब तक निभाते हैं जब तक कि बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए। और बच्चे को है बार बार परेशान नहीं किया जाता। वन टाइम फीस, बहुत नॉमिनल फीस, आप मानो 2000 पर मंथ के लगभग फीस है। उसमें बैग, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन बैच वैच सब उसको फ्री मिल जाता है। तो बच्चा बार बार परेशान नहीं होता, उसको कंफर्टेबल लगता है। साथ ही हमारे जो साथी हैं वो सब नियमों के पक्के हैं, अपना सिलेबस वगैरह, अपना कंटेंट अपडेट करते रहते। तो ये चीज केपी कैंपस को अलग करती है। शुरुआती दौर की कहानी बताओ जरा, कि शुरुआती दौर में जब आपने कोचिंग की शुरुआत की, क्या-क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश से आप भी आते हैं, ग्रामीण परिवेश से बच्चे आपके पास भी पढ़ने आते हैं, तो वे सोचते हैं मन में कि यार क्या पता मेरा इतनी भीड़ में सिलेक्शन हो पाएगा भी नहीं, मैं कुछ कर पाऊँगा भी या नहीं? तो उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि जब आपने 2016 में अपनी कोचिंग की शुरुआत की, क्या आपके मन में भी ऐसा कोई डर था या फिर ऐसे लगा? देखो, पहली बात तो ये कि भाई संघर्ष तो करना ही है। सब अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि बिना संघर्ष के आप सफल हो जाएंगे, तो ये एक मिथ्या है, वहम है। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो आप तो झूठ बोल रहा है। 2016 में जब हमने शुरुआत की तो 10 बच्चों से हमने शुरुआत की थी। हो सकता है वो आज मेरा पॉडकास्ट देख भी रहे हो, तो मैं उनका एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने उस समय मेरे ऊपर विश्वास जताया, और आभार जो है वो बार बार मैं उनका करूंगा। हमने बहुत संघर्ष किया केडी सर। एक रूम से हमने शुरू किया। मैथ रीजनिंग पहले मैं ही पढ़ाया करता था। मैथ रीजनिंग से हमने सफर शुरू किया। बच्चे बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास जीतने के लिए आपको कठिन संघर्ष करना होता है। लड़ाइयाँ भी हुई कोचिंग में, और भी दिक्कतें आई, लोगों ने परेशान भी किया, लोगों ने हमारे बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई। लेकिन बस एक बात जिंदगी में याद रखो कि अगर तुम सही हो, जैसे एक कहावत है, सांच को आंच नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो, किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हो, तो लगे रहो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस इसी बात को ध्यान रखकर और हम लगे रहे। हमने देखा केडी सर, हमारे पिताजी जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन मैं जब बचपन में देखता था तो मेरे पिताजी 10-10 आदमियों को रोजगार दिया करते थे। वो एक ट्रैक्टर रखते, उससे तूड़ी इकट्ठी करते, 2 ट्रॉली रखते, एक भर रही है, एक डालने जा रहे हैं, 4 आदमी साथ खाली करने जा रहे हैं, 4 भर रहे हैं, 8 आदमियों को रोजगार। तो मुझे लगा यार, ये जब अनपढ़ व्यक्ति इतना रोजगार दे सकता है तो तू भी तो उसी का खून है, तो तेरे अंदर भी कुछ तो बात होगी। तो शुरू से क्लियर था कि रोजगार देना है लोगों को। और कभी ये मत सोचो कि तुम सारा लूट के अपने पास रख लोगे, उससे आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। टीम स्पिरिट आपके पास होनी चाहिए। आपकी प्रोग्रेस की वजह बनती है आपकी टीम, और आपकी टीम के एक एक मेंबर का आपको ध्यान रखना होता है। बस उसका ध्यान रखिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। टीम अगर आपके साथ है तो आप दुनिया फतेह कर लेंगे। सेना जिसके पास है वो सेनापति कुछ भी जीत सकता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम जब शुरू में पढ़ाया करते थे तो बड़ी गर्मी, इतनी भयंकर, एसी वगैरह थे नहीं, पंखे थे। आजकल तो एसी डक्टिंग लगे हुए हैं। फर्नीचर भी नहीं था किसी का, ऐसे ही लेकर हमने काम चलाया। पैसे भी नहीं थे, घर से 1 रुपया नहीं लेकर आए, यहीं से सारा संघर्ष किया। संघर्ष तो बहुत लंबा है। जिनको देखकर ये लगता है कि इसकी किस्मत अच्छी है, उन्होंने मेरा संघर्ष नहीं देखा तो वो दूर बैठकर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो युद्ध है वो अपने अंदर चलता है, और जब हम सफल हो जाते हैं तो काफिला हमारे साथ होता है और लोग फिर वाह वाह करते हैं। उससे पहले लोग साथ नहीं देते। इसलिए किसी से उम्मीद ना करें, केवल खुद से उम्मीद रखें और कंसिस्टेंसली, कंटिन्यू, नियमित रूप से मेहनत करते रहें, वर्किंग करते रहें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। खुद पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास को टूटने ना दें। बस यही इसका मंत्र है। बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है कि सर, जब 2016 में आपने बताया कि हमने 10 बच्चों से शुरुआत की, आज हम 2025 के एंड में बैठे हैं। केपी कैंपस से अभी तक कितने विद्यार्थी अध्ययन कर चुके हैं, या फिर कहेंगे कितने विद्यार्थियों को आप अध्ययन करवा चुके हैं? और साथ ही मेरा सवाल इसी में एक और है कि केपी कैंपस से अब तक कितने विद्यार्थी सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं? केडी सर देखो, अभी हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि लगभग 25-30 हजार बच्चे तो आराम से पढ़ के यहाँ से निकल चुके होंगे। और दूसरी बात, सिलेक्शन की हम बात करें
तो 2000 से ऊपर बच्चे लगभग, अब निश्चित हमें एक फिक्स डेटा तो नहीं बता सकते क्योंकि बहुत से बच्चे बताते भी नहीं है कि उनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत से बता भी देते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 2000 से ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। और ये मैं बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कई कि भाई बड़े बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, और रही मन हीरा कब करे लाख हमारो मोल। तो ये सब तो हमारे विद्यार्थी ही आपको बता देंगे कि किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की, और किसी कोचिंग का इसमें हाथ नहीं होता सफलता में। विद्यार्थी यदि नियमित रूप से अध्ययन करता है, हमारे अनुशासन को मानता है, टेस्ट सीरीज देता है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो बच्चे मानते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो खुश रहते हैं। तो लगभग हमने हजारों बच्चे पढ़ाए हैं और हजारों सिलेक्शन दिए हैं। बिल्कुल। एजुकेशन सेक्टर में सर 2020 में एक बार थोड़ा ब्रेक आ गया हाँ, था। ब्रेक कोविड क्या है के कि टाइम पर एजुकेशन के समय ही नहीं, मैं क्यों कि सब लोगों सब एवरी लोग एकदम सेक्टर रुक में गया था सब। रुक सा गया था 2020 में कोविड में अप्रैल के बाद में, या फिर कहें कि बिल्कुल भारत की गति धीमी हो गई थी बिल्कुल। सब लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया, या फिर कहें कि एजुकेशन सेक्टर की जो क्रांति थी वो कहीं न कहीं इसको ब्रेक लग गया था। उसके बाद जो आपने कोविड में कैसे संघर्ष किया? कोविड की कहानी थोड़ा बताएँ? क्योंकि कोविड के बाद में मैंने सुना है कि आपने काफ़ी प्रोग्रेस की है और आप पहले से और ज़्यादा निखर कर के बाहर आए हैं। केडी सर देखो, पहली बात तो परिस्थिति कितनी भी कठिन हो आदमी को घबराना नहीं चाहिए। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जब कोविड का समय था तो हमारा बहुत अच्छा समय सभी का चल रहा था, नो डाउट। अलवर में बहुत सी कोचिंग्स थी, बच्चे बहुत ज्यादा थे, लेकिन जब कोविड लगा तो एकदम से सब कुछ रुक गया। और उस समय मेरे पास एक प्लॉट था, वो मैंने बेच दिया। एक मेरे पास XU500 गाड़ी थी जो मैंने पहली बार 2018 में सितंबर में खरीदी थी, वो मैंने बेच दी। और मेरी FDs वगैरह जो भी सेविंग्स थी वो सारी चली गई। लेकिन मैंने एक बात जानी कि किसी का 1 रुपया मेहनत का नहीं खाना है। कोविड जैसे शुरू हुआ तो हम 1 नंबर मोती डूंगरी में थे, और 15 मार्च को कोविड लगा था। 7 मई को हम बिल्डिंग खाली करने आए थे, और उसने खाली बिल्डिंग का 3 महीने का किराया हमसे ले लिया था। हमने उनको भी किराया दिया, और हमने वहीं अपने सभी साथियों को फोन किया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, टीम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और उनको एक एक को बुलाकर उनका पेमेंट दिया, क्योंकि हमें पता था कि पूरे देश में महामारी है तो उनको भी समस्या आएगी। अगर उनका ध्यान आज हम नहीं रखेंगे तो आगे हमारा साथ कैसे देंगे। और वही चीज बड़ी बन गई, और उन लोगों ने जैसे कोविड खुला हमारा साथ दिया। और मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मेरी टीम जब तक मेरे साथ नहीं है मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उस पूरी टीम ने एक बार फिर से मुझे खड़ा करने में जबरदस्त मेहनत की, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं आपको बता दूं कि कोविड में समस्या ऐसी हुई कि जब सेकेंड वेव आई थी 2021 में, जी। तो हमें याद है कि हमारा बर्थडे था 17 जून को। उससे 8 दिन पहले हमारे कोविड हो गया था, और हम अच्छा। खैरतल एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सरकारी हॉस्पिटल में। ना हमें अलवर में कहीं सीट मिली, कहीं भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, ना जयपुर में मिला। एक नरेंद्र राजपूत जी मेरे मामा है डाबड़वास में, वहां के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब, मैं उनका हृदय से इस वीडियो के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक डॉक्टर मोनिका जी थी, तो उन्होंने हमें वहां एडमिट किया, और एक कुत्ता काटने पर जो इंजेक्शन लगाते हैं रेबीज का, वो एक कमरा था, वो उन्होंने खाली कराया और एक बेड लगवाया, और 8-10 सिलेंडर हमारे लगे ऑक्सीजन के। 85% फेफड़े हमारे डैमेज हो गए थे, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जहां दुआ काम करती है वहां दवा भी काम करना छोड़ जाती है, दुआ तो काम करती है। तो बस बच्चों की दुआओं से बचकर वापस आ गए, और आज आपके सामने हैं। और कोविड के बाद हमने अरसोरा क्षेत्र में एक विद्यालय का निर्माण किया, मेरे छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, मैंने, मेरी बहन ने मिलकर हमने एक छोटा सा विद्यालय बनाया। आज उसमें 300 बच्चे पढ़ रहे हैं सफलतापूर्वक। तो सब आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की प्रार्थनाओं का असर है, और साथ ही भगवान का आशीर्वाद है कि आज आपके सामने बैठकर हम बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये सीखा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको जो आता है वो करिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। एक बार में नहीं मिलेगा, 2 बार में नहीं मिलेगा, तो एक साथ मिलेगा, ये बात है। बिल्कुल। मैं जब भी कोचिंग विज़िट करता हूँ या जब भी कोचिंग में आता हूँ, तो मैंने एक चीज़ बहुत बार महसूस की है, और मैं मन ही मन कई बार बैठे-बैठे सोचता हूँ कि विद्यार्थियों का आपसे लगाव बहुत है। कई बार मैं देखता हूँ कि जो विद्यार्थी मतलब किसी कारणवश अपने अभाव में कि यार मैं इतनी फीस वहन भी नहीं कर पाऊँगा, वो भी आपसे आकर के आपकी मन की बात कह देता है कि सर मैं शायद हो सकता है कि जितनी आपकी फीस है, उतनी अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँ, तो आप उनको भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। विद्यार्थियों से आपका इतना लगाव क्यों है?
देखो, विद्यार्थी जो है वो बेचारा हर जगह से परेशान है, उसके घर वाले उसके दुश्मन बन जाते हैं। और मैं आज सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब बच्चा सफल हो जाता तो उसे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद का पैसा कमा रहा है। लेकिन तुम्हारी आवश्यकता जब है जब वो बच्चा टूटता है, जब वो असफल होता है, और उस समय तुम अपने हाथ खींच लेते हो, तुम किसी चाचा ताऊ की बात में आकर उसको डांट देते हो और उसको कहते हो तूने मेहनत नहीं की। अरे मैं बताता हूँ, दिन रात वो या मेहनत कर रहा है, 2 नंबर से रहेगा, इसका मतलब वो असफल नहीं है, इसका मतलब वो सफलता के नजदीक है। हम उसके दर्द को समझते हैं क्योंकि हम उनके साथ रहे। केडी सर, मैंने शहीद के बच्चों को फ्री पढ़ाना यहाँ पे तय कर रखा है, क्योंकि शहीद किसी परिवार के लिए नहीं, देश के लिए होता है, वो सबसे बड़े स्टार होते हैं। उनके परिवार के लिए हम जो कर सके, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से होटल वालों को, ये स्कूल वालों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी शहीद के परिवार की मदद कीजिए। अगर आपके होटल में खाना खाने आते, फ्री खिलाइए। 1000 रुपए में आप गरीब नहीं बन जाएंगे, लेकिन ये उनके सम्मान के लिए है। स्कूल में फ्री पढ़ाइए। मैं अपनी कोचिंग में शहीद के बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। आप कितने बच्चों को भेज सकते हैं? जिसके पिता गुजर गए, पिता जो होता है वो छत की तरह होता है, जिसका पिता चला गया उसकी छत चली गई। छत चली गई तो बारिश आंधी सीधी लग रही है, धूप लग रही है, उस बच्चे के साथ हम खड़े हैं, उसे हम 20% फीस में डिस्काउंट देते हैं। और भी कोई बच्चा हमें आके बता देता है, हम उसकी पूरी मदद करते हैं। साथ ही हमने एक बार एक योजना चलाई कि जो बच्चा 1 नंबर से किसी एग्जाम में रह गया, उसको हम 1000 रुपए में पढ़ाते थे मात्र। इसका कारण है, जब वो 1 नंबर से रह जाता है, उसके अंदर एक युद्ध चलता है कि अब मैं क्या करूं। और अगर उस समय वो बच्चा तैयारी छोड़ देता है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो टूट गया। उस समय उसे संभालने की आवश्यकता है। वो बच्चा हम सबका है, हमारे देश का नागरिक है। उस समय माता पिता को, गुरुजनों को और समाज को उस बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। और केपी कैंपस वो कार्य करता है। तो बस इसीलिए बच्चों से इतना लगाव है। उनको डांटता भी हूं तो प्रेम भी समुद्र की गहराइयों से ज्यादा करता हूं, और ये प्रेम उनके लिए कभी कम नहीं होगा। मरते दम तक प्रेम उनके लिए रहेगा, इस पर उनका अधिकार है। बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो आपका पॉडकास्ट है, जिसको अभी हम कहें कि आपके विद्यार्थी या उनके पेरेंट्स या कोई भी एवरीवन पब्लिक प्लेस में इसको देखते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि भाई देखो, तुम ये मत सोचो सरकारी नौकरी की तैयारी तुम कराते हो, तुम ये सोचते हो पहले बच्चा बीए कर लेगा, बीएससी कर लेगा, उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। सभी अभिभावक और जो बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है वो गला काट प्रतियोगिता है, भीड़ बहुत ज्यादा है, सीटें बहुत कम हैं। और जब आप ग्रेजुएशन करके बच्चा आता है तो उसके सर पे तलवार लटका देते हो कि भैया तेरे को 6 महीने में नौकरी लेनी, 1 साल में नौकरी लेनी। इतना आसान नहीं है, मिल जाती कई बार, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप थोड़ा जागरूक बनिए। 12th करते ही बच्चे को फर्स्ट ईयर के साथ कोचिंग में डालिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कोचिंग में एडमिशन कराइए, आप ये कतई कदापि ये ना समझे कि मैं अपने एडमिशन के लिए कह रहा हूं। आप जहां भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चाहे दिल्ली पढ़ा रहे हैं, जयपुर पढ़ा रहे हैं, पटना पढ़ा रहे हैं, आप उसको प्रयागराज पढ़ा रहे हैं, अलवर पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के साथ साथ उसको कोचिंग में डालिए। कॉलेज में इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। तो जब वो बच्चा 3 साल प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़ में होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर परत निशान। तो बस अभ्यास करता जाएगा और 3 साल में माहिर हो जाएगा। और जैसे वो ग्रेजुएशन करेगा तो बच्चा सीजीएल का, सीपीयू एसआई का पेपर देगा, और 21-22 साल के बच्चे के 3 स्टार लगेंगे और उसे बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो आप इसके साथ खड़े होइए और फर्स्ट ईयर से बच्चे को तैयारी करने के लिए प्रेरित कीजिए। चाहे आरएएस की करना चाहे तो उसमें कराइए, यूपीएससी करना चाहे उसमें कराइए, एसएससी करना चाहे उसमें कराइए। आप सभी से मेरी यही अपील है। और अभिभावकों से खास अपील, फिर मैं मार्मिक अपील करना चाहूंगा कि उस समय बच्चे के साथ खड़े रहिए जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बस यही एक गार्जियन का फर्ज होता है, एक अभिभावक का फर्ज होता है। और बच्चों, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। कभी भी अकेले महसूस करो, ये केपी कैंपस के द्वार आपके लिए खुले हैं। कभी भी आइए, अपनी समस्या मेरे साथ शेयर कीजिए। जो मदद आपकी कर सकता हूँ निश्चित रूप से करूंगा। इस शरीर पर, इस आत्मा पर, एक एक कतरे पर आपका अधिकार है, और अधिकार से इसका प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।